स्वागत करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं वैद्युत धारिता, जिसका एक वीडियो इसके पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। वैद्युत धारिता की परिभाषा क्या होती है, मात्रक, विमा, सूत्र, ये हम लोग देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सर्वप्रथम पहले जाइए, आप उसको पहले वाली वीडियो देख करके तब आप ये वाली वीडियो देखना स्टार्ट करें। उसमें हम लोगों ने वैद्युत धारिता के बारे में उसके सूत्र और परिभाषा देखा है, जो कि बेसिक क्लास थी हमारी, इसलिए उसको आप पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आइए। आज हमारी इस क्लास वैद्युत धारिता से संबंधित दूसरी क्लास है, तो आप पहले अगर वो वाली क्लास नहीं देखें, पहले आप उसमें जाइए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी वैद्युत धारिता से पार्ट 3 लिखा होगा, पार्ट 3 वैद्युत धारिता, ठीक है। इसमें एक लेक्चर हो चुका है, एक पूरा। तो वैद्युत धारिता बेसिक क्लास थी, उसमें वैद्युत धारिता का सारा कुछ बताया गया है। आज हम लोग देखेंगे किसी विलगित गोलाकार ठोस की धारिता। बेटा इसको हम पहले आराम से समझेंगे कि विलगित, पेपर में कभी कभी आ जाता है कि किसी विलगित गोलाकार ठोस की धारिता क्या होती है, या फिर उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं आती हैं जो कि पेपर में टिक करनी होती हैं, बस, ठीक है। ये एक बहुत छोटा सा टाइप है, हम लोग इसको देख लेते हैं। इसके बाद ये थोड़ा सा चैप्टर जो है लंबा है, इसलिए हम लोग इसको डिटेल वाइज से पूरा आराम से पढ़ेंगे। आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसके बारे में ज़्यादा बेसिक नॉलेज ले लेते हैं और ज़्यादातर पेपर में टिक करने के लिए आता है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग जानेंगे, समझेंगे, तभी इसको हम कर पाएंगे, इसलिए आज हम लोग इसको देख लेते हैं। किसी विलगित गोलाकार ठोस की धारिता, इसका क्या मतलब होता है? विलगित का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। टेढ़ा मेढ़ा मतलब इस प्रकार आपने एक पत्थर देखा है ना, पत्थर, उसमें नुकीला बाहर निकला होता है, कहीं इधर तिरछा कटा होता है, ठीक है। तो किसी विलगित, विलगित मतलब टेढ़ा, गोल, पूरा पूरा सर्किल ना होना, थोड़ा बहुत तिरछा होना, उसे हम बोलते हैं क्या, थोड़ा बहुत टेढ़ा बाकुल होना, उसे विलगित। और गोलाकार, एक गोले के समान हो मगर हल्का फुल्का क्या हो, तिरछा टाइप का हो। ठोस, ठोस का मतलब पूरा सॉलिड हो। और की क्या ज्ञात करना है, धारिता ज्ञात करना है। तो आप इसकी परिभाषा जो ये लिखा हुआ मेन हेडिंग लिखी गई, ये आप समझ गए होंगे। किसी विलगित गोलाकार ठोस की धारिता। विलगित का मतलब आपने समझ लिया है कि कोई, विलगित का मतलब होता है कि हल्का फुल्का तिरछा, विलगित मतलब टेढ़ा बाकुल। गोलाकार, गोले के समान हो मगर हल्का फुल्का क्या हो, तिरछा, जिस प्रकार आप पत्थर देखे हैं। ठोस हो कि क्या कहते हैं, धारिता ज्ञात करना है। इसकी जो परिभाषा लिखी, इसको आप अपने कॉपी में छापना है, और इसको हम इसके बारे में जो लिखा है पूरा इसको समझाते हैं आपको क्या लिखा है। किसी, माना कि किसी अल्फा त्रिज्या का विलगित गोलाकार ठोस ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावर्तन k है। इसका क्या मतलब है? ये कोई एक ठोस है, ठीक है, ठोस, विलगित गोलाकार ठोस है, विलगित गोलाकार, विलगित मतलब हल्का फुल्का तिरछा है। बेटा ये है तो गोलाकार मगर हल्का फुल्का क्या है, तिरछा है, जिसकी त्रिज्या, अच्छा आप त्रिज्या की बात करें, अल्फा है, अल्फा मान लो या फिर ए मान लो या फिर आर, अलग अलग बुक में अलग अलग दिया गया है, कोई मतलब नहीं है। अगर गोला है तो गोले की त्रिज्या हमेशा होती है, ये होगी, ये आपको भी पता है। अगर हम एक व्यक्ति हैं तो हमारी एक लंबाई है, तो लंबाई को हम चाहे इतने बड़े हो, चाहे इतने बड़े हो, चाहे इतने बड़े हो, लंबाई एल से डिनोट की जाती है। उसी प्रकार कोई अगर गोलाकार है तो गोले में होती है त्रिज्या, उसको हम चाहे अल्फा से दिखाएं, चाहे एल से दिखाएं और चाहे आर से दिखाएं, बात एक ही है बेटा, ठीक है। लंबाई को हम लोग यहाँ पे त्रिज्या बोल रहे हैं। ऐसे जब कोई वस्तु लंबी होती है उसकी लंबाई बता देते हैं, कोई गोलाकार होती है उसकी त्रिज्या बता देते हैं। तो कोई विलगित, विलगित गोलाकार, विलगित मतलब हल्का फुल्का त्रिज्या, तिरछा है और पूरा क्या है, गोलाकार, लगभग गोलाकार है, जिसकी त्रिज्या क्या है, अल्फा है। अल्फा आप समझ रहे हैं, अल्फा माने हैं कि अल्फा है। यहाँ पे आप त्रिज्या आर भी मान सकते हैं, ए भी मान, अलग अलग बुक में अलग अलग दिया गया है, ठीक है, ठीक है। अल्फा है, इस किसी के परावर्तनांक वाले माध्यम में रखा है। किसी के परावर्तक मतलब कोई एक माध्यम है, उसका परावर्तनांक क्या है, के है। तो हम आपको एक बार इसमें लिखा गया है, माना कि किसी अल्फा त्रिज्या का विलगित गोलाकार ठोस किसी ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावर्तनांक क्या है, के है। किसी के परावर्तनांक वाले माध्यम में इसको रख दिए हैं, जहाँ का माध्यम क्या के है, मतलब माध्यम। आपको ये एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको ये खुद से खुद समझ में आने लगे क्या है इसका मतलब, ठीक है। बेटा थ्योरम अच्छे से पढ़ लीजिए। न्यूमेरिकल आप बेसिक हम करवाएंगे, या फिर आपके पास अगर बुक है तो आप बेसिक बेसिक कर लीजिए बस। बहुत ज़्यादा टफ आप पेपर में कर नहीं पाएंगे, ठीक है, उसमें ज़्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। जो लोग एयरफोर्स एनडी की तैयारी कर रहे हैं या फिर नेवी की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग आप परेशान ना होइए, बेसिक आप पढ़ के जाइए। जिस भी कोर्स में, जिस भी बैच में या फिर जिस भी कोचिंग में आप एडमिशन लेंगे, वहाँ पर ब्रॉड तरीके से आपको बताया जाएगा। खाली आपको बेसिक नॉलेज अच्छे तरीके से होना है। आपका मेन उद्देश्य समय होना चाहिए कि आने वाले इंटर के एग्जाम को हम लोग अच्छे से क्रैक करें और अपना परसेंटेज कम से कम 80 के पार दिखाएं, ठीक है। हम भी पढ़े हैं और हमारा भी परसेंटेज 80 प्लस रहा है। हाई स्कूल का भी 82 है और इंटर की भी 81 है, ठीक है। तो इसलिए आप भी अच्छे तरीके से पढ़िए। और इंटर के फिजिक्स में 96 नंबर मिले हुए हैं,
ठीक है, ये तो आपने पहले ही बताया आपसे। तो इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से पढ़िए, ज़्यादातर थ्योरम के चक्कर में पढ़िए। थ्योरम चक्कर से बेटा इसलिए हम बोलते रहते हैं कि आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। सबसे मेन मुद्दा ये होता है कि पेपर टाइम पे न्यूमेरिकल्स के तरीके से हम पास नहीं हो सकते। अगर एक न्यूमेरिकल्स लिखा होता है तो उसके नीचे एक थ्योरम लगा होता है। आप पेपर उठा के देखेंगे, अगर उसमें न्यूमेरिकल्स लिखा हुआ तो उसके नीचे थ्योरम में आप कुछ भी लिख देंगे तो आपको मिल जाएगा। और अगर आप न्यूमेरिकल्स में अगर इधर उधर कर रहे हैं, अगर मान लीजिए उसमें नहीं बना पा रहे हैं तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे। मगर थ्योरम में अगर उसको थोड़ा बहुत जानकारी है आपको, अगर आपने कर दिया तो आपको नंबर मिल जाते हैं। तो बेटा हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए कि लगभग 90 प्लस पहुंचना इस सब्जेक्ट में, ठीक है। तो ये आप तभी कर पाएंगे, आपके थ्योरम अच्छे तरीके से मजबूत हो, आपको पूरा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद जो न्यूमेरिकल्स हैं, बेसिक सारे न्यूमेरिकल्स आप कर लीजिए या फिर हम करवाएंगे वीडियो थ्रू, आप उतना पढ़ लीजिए, सफिशिएंट रहेगा आपके लिए। आप इधर उधर भटकने के चक्कर में ना पड़े, ठीक है। जितना पढ़ाया जा रहा है आप पढ़िए अच्छे तरीके से। आपके पास कोई भी जो चुनिंदा आए हुए हैं, जो बेसिक हैं, आप उनको करिए बस, ठीक है। आप परेशान हो रहे हो, हमें एयरफोर्स एनडीए नेवी तैयारी करना है, उसके लिए आप परेशान मत होइए। जो लोग पढ़ा रहे हैं, जो लोग स्पेशलिस्ट है उसके, आप उनके पास जाएंगे तो अगर आप बेसिक नॉलेज आपके पास रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आप बस खाली उसमें प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मेन मुद्दा इस टाइम पे आपको होना चाहिए कि हमें कक्षा 12 का जो फिजिक्स है अच्छे तरीके से क्रैक करना है, ठीक है। तो मेन उद्देश्य आपको ये बना के चलना है और अच्छे तरीके से पढ़ना भी है, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं। ये एक विलिखित गोलाकार ठोस है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या ए हमने अल्फा मान लिया है, ठीक है। आप आर भी मान सकते हैं और ए भी मान सकते हैं। किसी के परावर्तनांक वाले माध्यम में रखा गया है, ये इतना लिखाया गया है, ठीक है। माना किसी अल्फा त्रिज्या का एक विलिखित गोलाकार ठोस किसी ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावर्तनांक के है। इस ठोस के केंद्र ओ से प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। जो ये मान के चलते हैं कि ये ठोस है, कहीं अपना कुछ ना कुछ बना लिए होंगे बाहर से, कहीं से बाहर से इसमें क्या करते हैं प्लस क्यू आवेश देते हैं, जो कि संपूर्ण चालक पे समान रूप से क्या होता है फैल जाता है। इस पर क्या करते हैं हम लोग, ये हम लोग विद्युत पढ़ रहे हैं ना बेटा, तो विद्युत में हमेशा हमको लोग को याद रखना है कि आवेश उस पर दिया जाएगा, ठीक है। वो संपूर्ण चालक पे क्या होगा, एक समान रूप से फैल जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप इसको एक दो बार अगर पढ़ेंगे, इसको रटना नहीं बेटा, इसको समझ लीजिए एक दो बार। अगर विलिखित का मतलब क्या होता है, हल्का फुल्का टेढ़ा, गोलाकार हो मगर हल्का फुल्का तिरछा हो, ठोस मतलब सॉलिड हो, कि क्या कर रहे हैं, धारिता ज्ञात कर रहे हैं। अभी उसके बाद एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसकी धारिता क्या निकल के आती है। इसमें जो बेसिक पॉइंट होते हैं निष्कर्ष वाले, वो पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर टाइम पे अगर कभी कभी टिक करने के लिए आ जाता है तो वो जरूरी आपको तैयार होना चाहिए, ठीक है। माना किसी अल्फा त्रिज्या का एक विलिखित गोलाकार ठोस किसी ऐसे माध्यम में रखा गया जिसका परावर्तनांक क्या है, के है। इस ठोस के केंद्र बिंदु ओ से, इस ठोस के केंद्र बिंदु ओ से और क्या किया जाता है प्लस क्यू आवेश दिया था, जो कि संपूर्ण चालक पे एक समान रूप से फैल जाता है, ठीक है। ये इसकी डायग्राम है बेटा, बना लीजिए पेपर में अपने कॉपी में, और इस ये पूरी परिभाषा आप लिख लीजिए, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इसको हम आगे इसको मिटाते हैं, ठीक है। बना लीजिए इसको, अब इसको मिटा देते हैं, आगे हम लोग चलते हैं फिर, ठीक है। इसका क्या करते हैं, डेरिवेशन देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। वीडियो को रोक करके आप नोट कर लिया करिए, और आप खासकर उनसे बचें जो बुक से पढ़ा रहे हैं। बुक से मतलब हूबहू जो का के लिखा हुआ है, उनसे जरूर बचें आप, उन टीचरों से आप जरूर बचें, क्योंकि जो बुक से एकदम रट्टू तोता बना रहे हैं, प्लीज़ रट्टू तोता ना बने और ना ही उनके चक्कर में पड़े, ठीक है। जो आपको बेसिक बताया जा रहा है, बेसिक तरीके से आप पढ़िए। अगर आप बेसिक तरीके से बेटा सीख गए ना, तो एक बार आप अगर DNA मैप पे चला गया तो आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। और नहीं तो उसमें काके अगर इसमें फंस जाएंगे कि एक विलिखित काल गोलाकार ठोस है जिसकी त्रिज्या के अल्फा है, ठीक, किसी ऐसे के परावर्तनांक वाले माध्यम में रखा गया है, इस पर बाहर से प्लस क्यू आवेश देते हैं, जो कि संपूर्ण गोल में समान रूप से फैल जाता है। ये इसकी परिभाषा हमने लिखाया है आपको, ठीक है। आप मिला लीजिएगा, एक अल्फा त्रिज्या का एक विलिखित गोलाकार ठोस है, किसी के परावर्तनांक वाले माध्यम में रखा गया है, इस पर बाहर से प्लस क्यू आवेश देते हैं, संपूर्ण गोले पे एक समान रूप से फैल जाता है। ये तुमने लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, यही परिभाषा लिखा है। आप एक दो बार इसको देखेंगे समझ जाए। अगर किताब वालों से बचे, जो हूबहू किताब से लिखाते हैं, प्लीज़ उन अध्यापकों से भी मेरा निवेदन है, प्लीज़ किताब से थोड़ा बहुत हट के लिखाया करिए, और आप थोड़ा बहुत समझ के अपने थोड़ा शॉर्ट लैंग्वेज में बच्चों को बताएंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। अधिकतर हमने देखा है कि जो बुक में लिखा हो वही पूरा छपाए चले जा रहे हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स करवा देते हैं, उसके बाद बताएंगे हम ये वो, इसलिए बच्चों को थोड़ा सा ईजी वे में बताएं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इसका डेरिवेशन क्या होता है। आगे हम लोग देखते हैं गोले के पृष्ठ पर विभव
V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, किसी के परावर्तन माध्यम रखा गया K, Q बटे R होता है बेटा। ये वैद्युत विभव नाम का चैप्टर है, वहाँ पे बताया था V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई, अच्छे से बड़ा 4 पाई एप्सिलॉन 0 K, Q बटे R होता है। यहाँ पे हमने, आप अगर R माने हैं त्रिज्या को तो आप R रख सकते हैं, हमने क्या माना अल्फा, तो हम लोग क्या रखेंगे अल्फा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ जाती होगी। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। गोले के पृष्ठ पर विभव, विभव का फार्मूला होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के मतलब परावर्तन अगर के है तो रखेंगे बेटा, मन हो रखो, कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं होता है। अगर हमने के वहाँ पे शब्द यूज किया तो यहाँ पे रख ले रहे हैं। Q बटे R होता है बेटा, Q बटे R के साथ हमने क्या ले लिया अल्फा ले लिया। आगे चलते हैं। इस प्रकार ठोस गोले की धारिता C बराबर Q/V से, C बराबर क्या होता है Q/V से। इतना नोट कर लीजिए। गोले के पृष्ठ पर विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटा अल्फा होता है। इस प्रकार ठोस गोले के धारिता का सूत्र अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पीछे जाइए, आपको मिल जाएगा। एक लेक्चर इसका हो चुका है, उसी लेक्चर में C बराबर Q/V, ये इसका फार्मूला होता है काहे का, धारिता का। आप अगर नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ पीछे जाइए, पहले उसको पढ़िए, उसको 10-15 मिनट की वीडियो उसको आप नोट करिए, क्योंकि वो बेसिक क्लास है इस चैप्टर की। अगर वो आपको नहीं आएगा तो आपके लिए दिक्कत है। ठीक है, उसको पढ़ के तब आप इसको देखिए। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए, हम लोग आगे चलते हैं। C बराबर क्या होता है C बराबर होता है Q/V से। C बराबर क्या होता है Q/V से। बेटा क्या होता है C बराबर Q/V से। C बराबर Q के स्थान पे रखा रहते हैं, V का माना भी आपने निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे, यहाँ पे अल्फा हमने माना तो हम लोग अल्फा रख लेते हैं। ठीक है, 1 2 3, तीसरा वाला ऊपर चला जाएगा, ये Q से Q कट जाएगा तो C बराबर ये सब ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं या फिर एप्सिलॉन 0, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट आप पढ़ना चाहते हैं एप्सिलॉन नॉट पढ़िए, आप एप्सिलॉन 0 पढ़ना चाहते हैं, ये ऊपर चला जाएगा ये अल्फा। ठीक है, दोनों भाषाएं एक है बेटा, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं कि एप्सिलॉन 0 लिखा है एप्सिलॉन नॉट। कुछ लोग एप्सिलॉन नॉट, जो अंग्रेज लोग हैं एप्सिलॉन नॉट पढ़ लेते हैं, और जो यूपी बोर्ड से हिंदी मीडियम में एप्सिलॉन 0 पढ़ लेते हैं। तो आपको जो भी अच्छा लगे आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये एक निकल के आती है धारिता काहे की, ये धारिता निकल के आती है बेटा C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू अल्फा। ये किसी भी लिखित गोलाकार ठोस की धारिता है, इसको आपको रट लेना है। C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू अल्फा। आप इसको सीख लीजिए पूरा कैसे क्या होता है। V का मान आपको पता है, यहाँ पे अगर आप अल्फा माने हैं तो आप अल्फा रखेंगे, A माना है तो A रखेंगे, और R माने तो R रखेंगे, बस इतना याद रखना। ठीक है, इसके बाद कुछ निष्कर्ष पॉइंट हैं लिखाए जाएंगे आपको, उसको आप देख लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, आगे ऊपर पिटा के लिखते हैं। आइए आगे देखते हैं। लिखा है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू कहेगी अल्फा का, ऐसे इंटू करके लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, ऐसे। ठीक है, इसमें निष्कर्ष लिखना रहता है, निष्कर्ष, या फिर नोट पॉइंट लिख लो इंग्लिश में वाले लिख लें भैया नोट पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु लिख लीजिए। ठीक है, महत्वपूर्ण निष्कर्ष लिख लो, महत्वपूर्ण बिंदु लिख लो, जो भी लिखना चाहो लिख लो। C प्रोपोर्शनल टू, या C बराबर K, या फिर C प्रोपोर्शनल टू K। किसी भी चालक की जो ऊष्मा धारिता होती है वो उसके परावैद्युतांक K के बराबर होती है। यहाँ पे लिखना रहेगा बेटा किसी चालक की या फिर विलगित गोलाकार ठोस की धारिता जो होती है, किसी विलगित लिख लो, किसी विलगित गोलाकार ठोस की धारिता C उसके
वैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका परावर्तांक होता है बेटा कि ये धारिता, किसी भी गोलाकार जो ठोस होता है उसकी जो धारिता होती है वो उसके परावर्तांक के अनुक्रमानुपाती है। पेपर में कभी कभी एक नंबर पर टिक करने के लिए आ जाता है कि किसी विलगित गोलाकार ठोस की धारिता उसके परावर्तांक के होती है बराबर, ठीक है, मतलब ये भी लिखा रहेगा अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, बराबर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये क्या होगा, अनुक्रमानुपाती। किसी विलगित गोलाकार ठोस कहे या फिर किसी गोलाकार ठोस की धारिता की बात करें तो इसका हमेशा जो परावर्तांक होता है इसके अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा, ठीक है। आशा करते हैं आप इसने नोट कर लीजिए और हम लोग आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखना है, इसको हम मिटा देंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, C प्रोपोर्शनल टू एल्फा, C प्रोपोर्शनल टू एल्फा। किसी विलगित गोलाकार ठोस या किसी भी चालक की जो धारिता होती है या किसी भी विलगित गोलाकार ठोस की जो धारिता होती है या किसी गोलाकार ठोस की धारिता, किसी विलगित गोलाकार ठोस की धारिता C उसके त्रिज्या स्मॉल r या फिर स्मॉल r लिखें या फिर अल्फा, मान लीजिए अल्फा के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इसका क्या मतलब बेटा, इसका मतलब होता है अगर किसी भी चालक, जैसे मान लीजिए कोई भी ठोस चालक है, अगर वो जितना बड़ा होगा उसकी त्रिज्या उतनी ज़्यादा होगी, अगर हम जितने लंबे होंगे हमारी लंबाई उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर कोई ठोस है, बड़ा गोला है, अगर वो जितना मोटा होगा, जितना भारी होगा, इतना बड़ा होगा, उसकी त्रिज्या उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ठोस है, उसके किसी बिंदु जितना वो बड़ा होगा उसकी त्रिज्या उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो उसकी त्रिज्या उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तथा उसकी जो धारिता, मतलब उसमें क्षमता की अगर हम बात करें, उसकी उतनी क्षमता, अगर ये छोटा था इसकी क्षमता छोटी होगी। अगर ये गोला इतना बड़ा है तो इसकी क्षमता इतनी है और इसकी त्रिज्या इतनी है। अगर ये इतना बड़ा हो जाता, बहुत बड़ा सा गोला हो जाता है, उसकी त्रिज्या ज़्यादा हो जाती है, उसकी क्षमता भी क्या होती है, बड़ा हो जाती है। अगर भाई आप समझ सकते हैं, कोई भी मतलब बड़ी चीज़ है, अगर उसकी त्रिज्या ज़्यादा है, अगर एक कमरे में अगर मान लीजिए 10 क्विंटल गेहूँ आता है, ठीक है, कोई भी कमरा है 10 क्विंटल गेहूँ आता है, छोटा कमरा है, अगर उसका हम आकार और बड़ा कर दें, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा आने लगेगा। उसी प्रकार अगर किसी भी गोले में की त्रिज्या अगर छोटी है तो उसकी क्षमता क्या होगी, छोटी होगी। अगर उसकी गोले की त्रिज्या बढ़ जाएगी तो उसकी क्षमता क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे डायरेक्ट अगर त्रिज्या बढ़ेगी तो क्षमता बढ़ेगी, अगर क्षमता बढ़ेगी तो त्रिज्या बढ़ेगी। पास हम अगर क्षमता ज़्यादा है तो इसका मतलब उसकी त्रिज्या क्या है जी, बड़ा गोला। बात आप समझ सकते हैं ना। तो ये पेपर में कभी कभी आता है बेटा कि अगर किसी भी गोले की त्रिज्या बढ़ती है तो उसके धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर उसकी त्रिज्या बढ़ेगी तो उसकी धारिता भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर धारिता बढ़ी है या फिर ज़्यादा है तो उसका त्रिज्या भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। आप समझ सकते हैं ना। बस आपको इतना ही समझाना था। इसमें 2 पॉइंट हो जाए। तीसरा पॉइंट आप देख लीजिए। C बराबर होता है बेटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 के। C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्या होता है A या फिर अल्फ़ा। अगर इससे बेटा निर्वात में रख दिया जाए, क्या किया जाए, निर्वात में रख दिया जाए तो C0 मान लेते हैं, निर्वात जहाँ पे वायु ना हो। अभी तो वायु है तो यहाँ पे माध्यम है तो K हमने मान लिया। अगर वायु ना हो, निर्वात में हो, कहाँ हो, निर्वात में। कहाँ पे हो बेटा, निर्वात में हो। अगर ये निर्वात में होगा तो इसको C0 4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पे जब निर्वात में होगा बेटा तो K बराबर 1 मान लेते हैं। K बराबर क्या मान लेते हैं, 1। जब निर्वात मतलब तो वहाँ पे वायु नहीं, हमने 0 दिखा दिया, एयर नहीं, वहाँ पे 0 से दिखा देते हैं। 4 पाई एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0 बोलें, एप्सिलॉन नॉट, कुछ भी बोलिए, जो भी आप पढ़ना चाहें, ठीक है।
उसके बाद के हट जाएगा, यहाँ पे खाली खाली ए हो जाएगा। अगर इसको समीकरण हम एक मान लेते हैं बेटा, समीकरण एक बार गोला जो है वो कहाँ पे रखा हो, माध्यम में रखा हो, एक बार माध्यम में ना रखा हो, दोनों को अगर भाग कर देते हैं, कहाँ का एक समीकरण एक भागे समीकरण 2 से, जब इनको हम भाग कर दें बेटा तो ये C/C0 हो जाएगा, C/C0 हो जाएगा बराबर ये 4πε0, 4π से पूरा कट जाएगा बेटा, ये रख देते हैं 4πε0 K × A या फिर अल्फ़ा, और यहाँ रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4πε0 K × का है K होगा नहीं, यहाँ पे खाली अल्फ़ा होगा। तो आप देखिए क्या बचता है, 4π से ये दोनों कट जाएंगे, ये अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, खाली K बचेगा। तो आप समझ सकते हैं C/C0 बराबर का है K। ठीक है, ये एक निष्कर्ष निकल के आता है, इसको आपको याद रखना है। पेपर में कभी कभी आ जाता है कि अगर कोई भी गोलाकार ठोस है जो उसकी धारिता होती है पहले निर्वात में रखी गई हो और फिर उसके बाद फिर उसको निर्वात में न रखा गया, तो जो उसको हमेशा जो होता है वो परावर्तन के हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ये 3 पॉइंट थे, आपको समझना था बेटा। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इसको कॉपी में नोट करिए, पढ़ते रहिए। अभी पेपर का टाइम कोई दिक्कत नहीं है, अभी 5 महीने हैं। आप अगर पढ़ेंगे तो अच्छे तैयार हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम आराम से आपको आशा करते हैं कि रेगुलर क्लास चलती रहेगी, और अगर रेगुलर क्लास चलती रहे तो सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो हम आपको उस काबिल बना देंगे कि आपको पेपर में रोना नहीं रहेगा। अगर आपसे जुड़े हैं, आप विश्वास करके अगर पढ़ रहे हैं तो आपको रोना नहीं पड़ेगा। आप पेपर देने जाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास तरीके से।